हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एडमेंट। सो आज की क्लास होने वाली है नाबार्ड एंड पीएसएल के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो सबसे पहला डिस्कस करेंगे पीएसएल, जिसका की फुल फॉर्म है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बेसिकली वो चीज़ है जिससे सारे बैंक 8 स्पेसिफिक सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स ओनली टू फाइनेंशियल सेक्टर। सो जैसा कि आपने देखा होगा कि बैंकों में एग्रीकल्चर को भी लोन प्रोवाइड होता है, एमएसएमई को भी, एजुकेशन सेक्टर को भी, हाउसिंग सेक्टर को भी। सो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इसलिए लाया गया था कि फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट तो हो ही रही थी, लेकिन जो 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ से उतने प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाते। सो गवर्नमेंट ने ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लाया। सो इसके तहत बैंकों को 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स को भी टारगेट करना रहता है उनके टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। सो 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड एमएसएमई जो कि है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, थर्ड एक्सपोर्ट, फोर्थ एजुकेशन, फिफ्थ हाउसिंग, सिक्स्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवेंथ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एट्थ है अदर्स। सो ये सेक्टर्स में कितने लोन की एलिजिबिलिटी होती है और कैसे कैसे लोन ये सेक्टर में काउंट किए जा सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीएसएल के टारगेट क्या है अदर बैंकों के लिए, जो बैंकों में इंक्लूड है आरआरबी, एसएफबी, डोमेस्टिक बैंक, देन फॉरेन बैंक। सो सबके लिए अलग अलग टारगेट होते हैं। सो आरआरबी के लिए ओनली 7 प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट को नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो एक्सपोर्ट को हटा देते हैं तो ओनली 7 प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स रहते हैं। एंड टोटल टारगेट है 75% ऑफ द एएनबीसी। एएनबीसी क्या होता है? एएनबीसी है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ये एएनबीसी का मतलब होता है कि एक बैंक एक फाइनेंशियल ईयर में जितने लोन देता है उसको हम लोग एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं, एएनबीसी। सो आरआरबी का टारगेट है 75% ऑफ एएनबीसी 7 प्रायोरिटी सेक्टर को देना। अब ये लोन्स में जैसा कि हमने देखा एग्रीकल्चर में भी जाता है। सो एग्रीकल्चर लोन में जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को लोन जाता है एंड जो वीकर सेक्शन को लोन जाता है वो फेज मैनर में रहता है। बट आरआरबी के केस में व्हीकल सेक्शन का फेस मैनर नहीं रहता, वो 15% ऑफ एएनबीसी फिक्स होता है। अब ये फेस मैनर के टारगेट भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये मैं टारगेट चार्ट दिखाया हूँ कि किस किस तरह के बैंक को कितना टारगेट मेंटेन करना रहता है। सो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, जिसमें आरआरबी एंड एसएफबी को नहीं इंक्लूड किया गया है, और फॉरेन बैंक विथ 20 ब्रांचेस एंड अबो के ये टारगेट है, जिसमें टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है 40% ऑफ एएनबीसी। एग्रीकल्चर का टारगेट है 18% ऑफ एएनबीसी। माइक्रो एंटरप्राइज का है 7.5% ऑफ एएनबीसी एंड एडवांसेस टू व्हीकल सेक्शन का है 12% ऑफ एएनबीसी। सिमिलरली फॉरेन बैंक जिनके ब्रांचेस लेस देन 20 ब्रांचेस है उनके भी टारगेट टोटल पीएसएल है 40% ऑफ एएनबीसी, जिसमें मैक्सिमम 32% एक्सपोर्ट को जाना चाहिए एंड मिनिमम 8% 7 अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाना चाहिए। और इसके एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज, एडवांसेस के टारगेट नहीं होते व्हीकल सेक्शन। देन आरआरबी का टारगेट 75% ऑफ एएनबीसी टोटल पीएसएल है, 18% एग्रीकल्चर को, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइज को एंड 15% टू एडवांसेस टू व्हीकल सेक्शन। सिमिलरली स्मॉल फिनेंस बैंक के भी सिमिलर टारगेट है, जस्ट एडवांसेस टू व्हीकल सेक्शन यहाँ पे 12% होता है। अब जो मैंने बताया था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि एग्रीकल्चर लोन में आते हैं उनके टारगेट फेज मैनर में है एंड व्हीकल सेक्शन के टारगेट फेज मैनर में है। सो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 8% है एसएमएफ का टारगेट, 2021-22 में 9%, 2022-23 में 9.5% एंड 2023-24 में 10%, ये 18% में से।
अब व्हीकल सेक्शन का टारगेट है 10%, 11%, 11.5 एंड 23 एंड 24 में 12% का टारगेट कंप्लीट करना है। अब प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अलग टारगेट रहते हैं, जिसका की है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% ऑफ एएनबीसी है, बट ये फेज मैनर में होता है। मतलब 2020 तक 40% ऑफ एएनबीसी कंप्लीट करना है, 31 मार्च 2021 तक 45% ऑफ एएनबीसी, 31 मार्च 2022 तक 50% ऑफ एएनबीसी, देन 2023 तक 60% ऑफ एएनबीसी एंड 31 मार्च 2024 तक 7.5% ऑफ एएनबीसी। इतना कंप्लीट करना है 2024 तक, उनका जो 75% का टारगेट है। अब माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 5% ऑफ एएनबीसी है एंड व्हीकल सेक्शन के लिए 12% ऑफ एएनबीसी है। अब जो एमएसएमई पढ़ते हैं तो एमएसएमई को तीन कैटेगरीज है, जैसे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सो किस बेस पे वो तीन कैटेगरी की हुई है वो डिफाइन करते हैं अभी हम लोग। माइक्रो एंटरप्राइज में अगर कोई भी एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़ है, तो वो एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज में आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ है, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़ है, सो वो स्मॉल एंटरप्राइज में आएगा। मीडियम एंटरप्राइज में अगर इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 50 करोड़ है एंड एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 250 करोड़ है, वो मीडियम एंटरप्राइज में आएगा। सो ये तीन बेसिक क्राइटेरिया है। सो 1-5 वाला माइक्रो एंटरप्राइज में, 10-50 वाला स्मॉल एंटरप्राइज में एंड 50-50 वाला मीडियम एंटरप्राइज में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर किसी भी फार्मर के पास अप टू 1 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, वो मार्जिनल फार्मर्स में आएंगे। और कोई भी फार्मर्स के पास अगर लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर्स है, वो स्मॉल फार्मर्स में आएंगे। अब एग्रीकल्चर के टारगेट्स में किस किस चीज़ों को हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं वो दिया हुआ है। सो फार्म क्रेडिट हम लोग दे सकते हैं, फार्मर्स को लोन दे सकते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। एंड लेंडिंग कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए भी। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटी हुई? जैसे डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में आई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटीज़ में जो लोन प्रोवाइड करते हैं गोडाउन बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बनाने के लिए जहाँ पे अनाज को स्टोरेज किया जा सके। एंड लोन्स प्रोवाइड करते हैं एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर बनाने के लिए, वो भी एग्रीकल्चर लोन में आएगा। एमएसएमई के अंडर कौन कौन से लोन आएंगे? जितने भी लोन प्रोवाइड करते खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज केवीआई सेक्टर को, वो एमएसएमई के अंडर आएगा। एंड लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स, वो भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगा। एजुकेशन लोन के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आएगी? कोई भी लोन जो हम लोग एजुकेशनल पर्पजेस के लिए प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है, बट वो लोन 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये लोन पीएसएल के अंडर आते हैं, अंडर एजुकेशन सेक्टर। अब हाउसिंग लोन का क्या क्राइटेरिया है कि लोन 35 लाख रुपीज़ के अप टू 35 लाख रुपीज़ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड 25 लाख रुपीज़ फॉर अदर सेंटर्स। अब ये परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, बट इसमें क्राइटेरिया है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हाउस 45 लाख रुपीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एंड 30 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए अदर सेंटर्स में। अब मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख और उससे ऊपर होती है, वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स होते हैं। अब हाउसिंग लोन में जो बैंक के एम्प्लॉय रहते हैं वो भी हाउसिंग लोन लेते हैं, बट वो हाउसिंग लोन पीएसएल के अंडर काउंट नहीं होता है। एक लोन्स है जो 10 लाख मिलता है मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के लिए एंड अप टू 6 लाख मिलता है अदर सेंटर्स के लिए, जो कि रिपेयर करने के लिए मिलता है हाउसिंग यूनिट को, वो लोन पीएसएल के अंडर काउंट होते हैं।
अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर कौन कौन से लोन मिलते हैं, तो बैंक लोन देती है अप टू 5 करोड़ रुपीस फॉर सेटिंग स्कूल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज बनाने के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज बनाने के लिए, हाउस होल्ड टॉयलेट बनाने के लिए, वाटर इम्प्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल पे बनाने के लिए, वो पीएसएल के अंडर आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और 10 करोड़ के लोन मिलते हैं पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए अंडर आयुष्मान भारत। और कौन सी सिटी में, वो भी टायर 2 टू टायर 4 सेंटर्स के लिए वो पीएसएल में आते हैं। अब ये जो सिटीज का क्लासिफिकेशन है वो पॉपुलेशन बेस्ड होता है, जैसे टायर 1 में होते 1 लाख एंड अबोव, टायर 2 में होते 50 फ्रॉम 50,000 एंड लेस देन 1 लाख, टायर 3 में होते हैं 20,000 एंड लेस देन 50,000, टायर 4 में होते 10,000 टू 19,999, टायर 5 में होते 5,000 एंड लेस देन 10,000 एंड टायर 6 में होते लेस देन 5,000। अब नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अप टू 30 करोड़ का लोन मिलता है, और पर्पस ये रहना चाहिए कि सोलार बेस्ड पावर जनरेटर के लिए, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर के लिए, विंड मिल्स, माइक्रो हिडल प्लांट्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, और रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये सारे लोन लेते हैं। वो लोन रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होता है। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए भी मिलता है लोन, बट लोन की लिमिट 10 लाख रुपीस पर बोरोवर है, वो भी पीएसएल में काउंट होगा, बट बेसिक क्राइटेरिया है ये है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही मिलेगा। अब दो ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक विलेज बेस्ड फाइनेंशियल कमिटी है जिसमें 10 to 20 लोकल वुमेन और मैन का ग्रुप रहता है, जिसमें मिक्स ग्रुप को प्रेफर नहीं किया जाता है, या तो मैन का ग्रुप होता है या तो विमेन का ग्रुप होता है। अब ये ग्रुप में मेंबर्स क्या करते हैं, रेगुलर सेविंग करते हैं, जिससे कि बहुत सारा फंड इकट्ठा हो जाता है वो ग्रुप में, और एक बार फंड इकट्ठा होता है तो ये ग्रुप के जितना मनी है उसको सेम ग्रुप के पर्सन को लेंडिंग के लिए यूज करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। बट जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप इससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप 4 to 10 पीपल का ग्रुप होता है, और ये ग्रुप बेसिकली ये पर्पस के लिए बनाया जाता है कि बैंकों से लोन लेने के लिए विदाउट एनी कोलेटरल, इसके लिए ये ग्रुप बनाया जाता है। अब ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने लाया था, 2014 में नाबार्ड ने इस ग्रुप का कॉन्सेप्ट लाया था, क्योंकि वो लोन प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट लाया गया था। सो इस ग्रुप में बैंक जेएलजी ग्रुप में दो तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। पहला तरीका यह है कि इंडिविजुअल्स को देती है लोन, दूसरा तरीका है होल ग्रुप को देती है लोन। बट दोनों केस में होल ग्रुप रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रीपेइंग द लोन अमाउंट। और डिफरेंस बिटवीन एसएचजी एंड जेएलजी क्या है, बिल्कुल सिंपल है। एसएचजी एक सेविंग ग्रुप है, मींस ऑल द मेंबर्स इन द ग्रुप सेव करते हैं पैसे, और सेव करने के बाद लेंडिंग के लिए यूज करते हैं। जेएलजी इसका डिफरेंट है, ये ग्रुप बनता है बैंक से लोन लेने के लिए, तो ये क्रेडिट ओरिएंटेड ग्रुप हुआ जेएलजी, और एसएचजी एक सेविंग रिलेटेड ग्रुप हुआ। अब डिस्ट्रेस फार्मर क्या होते हैं, डिस्ट्रेस फार्मर मतलब एक ऐसे फार्मर होते हैं जिन्होंने अपना सारा इनकम फार्मिंग के लिए लगाया हुआ है, और बट उनकी जो फार्मिंग करते हैं वो किसी कारण सफल नहीं हो पाती। सो इसके वजह से उनको साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, या उनकी इनकम ड्रेन हो जाती है, और ये इनकम ड्रेन की वजह से वो आगे की फार्मिंग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और उनको कुछ शौक लगता है। तो ये केस में इनको डिस्ट्रेस फार्मर कहा जाते हैं। सो डिस्ट्रेस फार्मर का बेसिकली ये मीनिंग हुआ। अब अदर्स, अदर्स में किस किस टाइप के लोन आते हैं। सो अदर्स में एक लोन आता है कि वन अप टू 1 लाख का लोन जो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एसएचजी और जेएलजी को प्रोवाइड किया जाता है, बट इसमें क्राइटेरिया है कि उनका एनुअल इनकम रूरल एरियाज में 1 लाख रुपीस के अबव नहीं होना चाहिए, एंड नॉन रूरल एरियाज में 1.6 लाख के अबव नहीं होना चाहिए।
और ये एसएचजी एंड जेएलजी ग्रुप को भी प्रोवाइड किया जाता है लोन, बट इसमें 2 लाख का अप टू 2 लाख लोन एसएचजी जेएलजी को प्रोवाइड किया जाता है, बट उनकी एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई होनी चाहिए। मतलब सोशल एक्टिविटीज हो सकती है, रिपेयर ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, ये अदर एक्टिविटीज हो सकती है। लोन्स टू डिस्ट्रेस पर्सन को लोन दे सकते हैं अदर्स कैटेगरी में, बट नॉट एग्जीडिंग 1 लाख रुपीज। सो ये अदर्स कैटेगरी में आया। अब लोन कोई भी स्टार्टअप को देते हैं अप टू 50 करोड़ रुपीज, बट वो अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने चाहिए, तब वो अदर्स कैटेगरी में आएगा। अब नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉट अचीविंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। सो पेनल्टी ये होती है कि जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, वो बैंकों को नाबार्ड के आरआईडीएफ फंड में डालना होता है, जो कि है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर वो डालना रहता है सारे अमाउंट। अब एक और कंपोनेंट होता है पीएसएलसी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। सो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो भी बैंक शॉर्टफॉल में है, वो ये सर्टिफिकेट्स वो बैंकों से खरीद सकते हैं जो बैंक सरप्लस में है। सो पैसे देके वो बैंकों से ये सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो पीएनबी ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया पीएसएल का, एंड एसबीआई ने सरप्लस कर लिया, मतलब 18% एग्रीकल्चर का था तो उन्होंने 20% कर लिया। सो पीएनबी सर्टिफिकेट ले सकती है पीएसएलसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एसबीआई। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएसएलसी सर्टिफिकेट होते हैं। सबसे पहला पीएसएलसी एग्रीकल्चर होता है, जो एग्रीकल्चर के टारगेट को दिखाता है। पीएसएलसी स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर सर्टिफिकेट होता है। पीएसएलसी माइक्रो एंटरप्राइज सर्टिफिकेट होता है। एंड पीएसएलसी जनरल, जनरल मीन्स ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को दिखाता है। अब पीएसएलसी की भी एक्सपायरी डेट और कुछ कुछ टर्म्स होते हैं पीएसएलसी में, जैसे कि पीएसएलसी वैलिड होता है टिल 31 मार्च एंड एक्सपायर हो जाता है 1 अप्रैल को। पीएसएलसी का जितना भी डेटा होता है वो ई कुबेर पोर्टल पे हमको मिल जाएगा। सो बैंक परचेज कर सकता है पीएसएलसी सर्टिफिकेट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और जितने भी बैंक पीएसएलसी सर्टिफिकेट परचेज करते हैं और जितने भी बैंक पीएसएलसी सर्टिफिकेट सोल्ड करते हैं, उनको अपना डेटा की रिपोर्टिंग करनी रहती है क्वार्टरली और एनुअल प्रायोरिटी सेक्टर रिटर्न्स के टाइम। नेक्स्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को, और ये एक कमिटी बिठाई गई थी जिसका नाम था क्रैफी कार्ड कमिटी। क्रैफी कार्ड का फुल फॉर्म है कमिटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको आरबीआई ने सेटअप की थी और इसके चेयरमैन थे बी शिवारमन। इन्होंने नाबार्ड का रिकमेंडेशन दिया था। हेडक्वार्टर नाबार्ड का मुंबई में है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ एंड ऑथोराइज कैपिटल 5000 करोड़ से। अब नाबार्ड एक फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। अब नाबार्ड की 7 सब्सिडरी है जो कि नाबार्ड को हेल्प करती है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में। सो सबसे पहली सब्सिडरी है नेपकॉन्स। नेपकॉन्स मीन्स नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करती है इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड अलाइड एरियाज में। अब एक है नाब वेंचर्स लिमिटेड, ये एक नाबार्ड की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आर्म है। एक है नेपफिन्स, नेपफिन्स एक एनबीएफसी है। एबीएफएल और नव समृद्धि, एबीएफएल एंड नव समृद्धि भी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर स्टार्ट की गई थी ऑन 17 फरवरी 1997, और ये भी एनबीएफसी है। एक है नब किसान, नब किसान भी कंपनीज एक्ट 1956 को स्टार्ट किया को यूज करके स्टार्ट किया गया था ऑन 4 फरवरी 1997। और दो और सब्सिडरी है नब फाउंडेशन और नब संरक्षण। सो दिस इज ऑल अबाउट नाबार्ड एंड पीएसएल। सो ये चैप्टर में कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे यूट्यूब के सेम कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर वहाँ पे आप नहीं पूछ पा रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो sudhir.singh07 पे, वहाँ भी मैं आपके डाउट का रिप्लाई कर दूंगा।
Thank you for watching this video.